हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज हम डेली करंट अफेयर में करने वाले हैं 27 मई महत्वपूर्ण करंट अफेयर। साथ ही हम लोग करेंगे साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, जैसा कि हमारा रोज अब साइंस के प्रश्नों को हम सॉल्व यहाँ पे करते हैं, जो भी प्रीवियस ईयर है उन चीज़ों को। तो हम आज 27 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर करेंगे। इससे पहले हम लोग जो भी कल हमारा करंट अफेयर हुआ था उसको हम लोग रिविजन कर लेते हैं। ओके, किस स्टेट ने अभी संजीवनी परियोजना को लॉन्च किया है? तो ये हरियाणा है। हरियाणा ने अभी हरिहर स्कीम को भी लॉन्च किया है। जो भी बच्चे जिनको घर से, कहने का मतलब कि जो सुधार बालगृह में रहते हैं, उनके लिए 18 ईयर ओल्ड तक उनको पढ़ाई वढ़ाई करवाया जाएगा, फिर उसके बाद उनको जॉब दिया जाएगा। ये हरिहर स्कीम का मुद्दा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि बुक नेहरू तिब्बत एंड चाइना, ध्यान दीजिएगा, ये बुक नेहरू तिब्बत एंड चाइना ये लिखा गया है आपका अवतार सिंह वसीन के द्वारा। ये आपको याद होना चाहिए, महत्वपूर्ण बुक है। और भी महत्वपूर्ण बुक्स में आप देख सकते हैं, अमिताभ घोष का बुक है लिविंग माउंटेन। एक बुक मैंने बताया था शिवशंकर मेनन के द्वारा लिखा होता है इंडियन एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट एंड प्रेजेंट। जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे लिख दूँ जिस बुक के बारे में, वो महत्वपूर्ण ही है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि उसको नहीं याद करना है, क्योंकि मैं मुझे लिखने का मतलब है कि मुझे आप चाहता हूँ कि मैं आप वो क्वेश्चन को याद करें, ठीक है। हु हैज चेयर्ड 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इन द वर्चुअल मोड ऑन March 24? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुआ था, तो 74th मीटिंग हुआ है वर्चुअल मोड पे। वो उनको किसने अध्यक्षता की है? तो वो की है डॉक्टर हर्षवर्धन, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के भी चेयरमैन हैं, ये ध्यान होना चाहिए। इसमें डॉक्टर टेड्रोस ने भी भाग लिया, जो कि WHO के डायरेक्टर जनरल हैं, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो WHO का ही एक पार्ट है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, ये ध्यान होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 को बंद कर देगा 2022 तक, ध्यान रखिएगा। जो ही विंडोज 10 है उसमें नहीं चलेगा। ये इंटरनेट एक्सप्लोरर एक तरह का ये ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है, जिससे हम इंटरनेट ब्राउज करते हैं। पहले हम इंटरनेट एक्सप्लोरर से ब्राउज करते थे, लेकिन अब इंटरनेट एक्सप्लोरर का कौन सा जगह ले लिया है? माइक्रोसॉफ्ट एज ने इसका जगह ले लिया है। ओके, और भी कुछ महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर ब्राउजर हैं, जैसे सफारी, क्रोम, मोजिला, ओपेरा मिनी, ये सारे कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि इंटरनेट ब्राउजर हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। इंडिया हैज एक्सपोर्टेड, हाँ, इंडिया ने पहला शाही लीची का एक कंसाइनमेंट को भेजा है, ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड में, यूके में, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो इंडिया ने पहला जीआई टैग सर्टिफाइड शाही लीची, तो ये जीआई टैग है, शाही लीची को मिला है। मुजफ्फरपुर के जो शाही लीची है उसको जीआई टैग मिला, ध्यान रखिएगा। तो उसका एक कहने का मतलब कंसाइनमेंट ब्रिटेन में जा रहा है, ध्यान रखिएगा। और भी कुछ ऐसे जीआई टैग हैं जो बिहार के चीज़ों को मिला है, जैसे कि कतरनी राइस है, जर्दालू आम भागलपुर, मगही पान है, शाही लीची है, सिलाव खाजा है, मधुबनी पेंटिंग है, ठीक है। ये सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है, कि कहाँ से कहाँ का जीआई टैग, किन स्टेट का जीआई टैग प्रदान है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जैसे कि कुछ और भी हैंडीक्राफ्ट में है, आप देख सकते हैं, मधुबनी पेंटिंग है, खतवा पैच वर्क ऑफ बिहार है, सुजनी एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑफ बिहार है, भागलपुर साड़ी है, अप्लिक वर्क ऑफ बिहार। ये सारे हैंडीक्राफ्ट में आपको ये चीज़ें मिली है, ध्यान रखिएगा, जीआई टैग, ठीक है। तो जीआई टैग महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए आपको ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं, हम आगे हम देखते हैं रिसेंटली इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड, ठीक है, जैव विविधता पुरस्कार अभी हाल में ही घोषणा हुआ है, में तो मिला है, ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी दिन के दिन, जो कि 22 मई को मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ओके, तो इसमें अलग अलग श्रेणी में मतलब कहने का मतलब कैटेगरी में अवार्ड मिलता है। तो उसमें जो इंडिविजुअल कैटेगरी में मिला है उसमें कन्वर्सेशन ऑफ डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज, ध्यान रखिएगा, कंजर्वेशन ऑफ डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज, जो पालतू प्रजातियों के संरक्षण के मामले में मिला है शाहजी NM को, ठीक है। ये मैंने कल इसके बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था। जैसे डॉक्टर कृति के कारण थे इनको वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड मिला है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कुछ ऐसा महत्वपूर्ण है। और भी लोगों को ये बायोडाइवर्सिटी अवार्ड मिला है, आप देख सकते हो, क्रैपबीस एक संगठन है, KNCT को भी मिला है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और तेलंगाना सरकार ने दोनों मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है, जिसमें आयुष्मान भारत पे जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसको स्टेट के अंदर लागू करेगा, ध्यान रखिएगा। ये चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, इसके बारे में मैंने बताया था ऑलरेडी। हाँ, ये कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन थे।
जैसे कि किसका इसमें मात्रक नहीं है, तो स्ट्रेन का मात्रक नहीं होता, आपको पता होना चाहिए, बाकी सबके मात्रक किस ऑप्शन में है। 65th बीपीएससी का सवाल है। लॉर्डनेस ऑफ साउंड इज मेजर इन द टर्म ऑफ फ्लोइंग, कह रहा है कि जो साउंड का जो लॉन्डनेस है वो किस चीज़ में मापते हैं, तो एम्पलीट्यूड में मापते हैं। लॉन्डनेस का अगर हम बात करें तो यूनिट डेसिबल होता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, डेसिबल, या मैंने बताया था, ठीक है। जितना आप एम्पलीट्यूड को बढ़ाइएगा लॉन्डनेस उतना ही बढ़ेगा, ठीक है। इट मीन्स ये हुआ कि जो लॉन्डनेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का, ये मैंने बताया था। ओके, आगे चलते हैं। मास नंबर क्या होता है, मैंने अगर केमिस्ट्री में बात करते हैं, मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का, अगर हम मतलब एक न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, डेट इज मास नंबर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसको डिनोट करते हैं ए से। ओके, ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल था, ये क्लास 12 के केमिस्ट्री का ये सवाल है जो यूपीएससी ने पूछा है, इस सवाल को ध्यान दे सकते हैं, मैंने इसके बारे में बताया था। ओके, आगे चलते हैं। सारे चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना, एक एक सवाल जो भी कम से कम साइंस के जितने भी सवाल हैं उसको ध्यान से सब कुछ याद करना है, ठीक है। साइंस के सवाल बहुत ही खतरनाक आते हैं कभी कभी, बेसिकली बायोलॉजी और केमिस्ट्री के सवाल जो आते हैं वो बहुत ही टफ होते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टडी अंडर पैलियो बोटनी, पैलियो बोटनी, देखिए बोटनी लगा है तो प्लांट का ही हम लोग बात करेंगे, पैलियो लगा मतलब पुराने फॉसिल्स की बात करेंगे, जहाँ जहाँ पैलियो लगा रहेगा वहाँ पे हम पुराने जीवाश्म की बात करेंगे, बोटनी है तो प्लांट, तो फॉसिल ऑफ प्लांट में हम इसकी चर्चा करते हैं पैलियो बोटनी में, ठीक है। फॉसिल्स ऑफ एनिमल है तो पैलियोंटोलॉजी में बात करते हैं। अलगी तो फाइकोलॉजी होता है, फंगी माइकोलॉजी होता है। फंगी के लिए मैंने बताया था एफ एम, अगर ये याद रखते हैं तो आपको अलगी भी याद हो जाएगा ए पी, ठीक है। द प्लांट विल एडॉप्टेड टू ड्राई क्लाइमेट आर कॉल्ड, ऐसे प्लांट जो कि ड्राई क्लाइमेट में अपने आप को एडॉप्ट कर लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं जीरो फैट, उनको पानी की बहुत ही कम मात्रा की जरूरत पड़ती है। ओके, हाइड्रोफाइट्स जो पानी में होते हैं, मेजोफाइट जो कि टेरेस्ट्रियल प्लांट जिनको मीडियम भी पानी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। एपीफाइट्स के बारे में मैंने बताया था, उस तरह के पौधे होते हैं जिन्हें मैकेनिकल सपोर्ट की जरूरत पड़े, वो पौधा है जो पौधे पर ही उगता है। एपीफाइट के बारे में मैंने परसों भी बताया था, ठीक है, इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आज की हेडलाइन और आज के करेंट अफेयर को, अच्छे से समझेंगे चीज़ों को। अभी तो मैंने स्पीड में सब चीज़ें बताया, अब मैं थोड़ा सा स्लो हो रहूँगा, ठीक है। मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम चेंज करके बलवीर सिंह सीनियर स्टेडियम रख दिया है। मैंने इसलिए हिंदी नहीं लिखा क्योंकि सारे ये सब उतना जरूरी नहीं है हिंदी करने का। तो जो मोहाली स्टेडियम था उसका नाम क्या रख दिया भाई, बलवीर सिंह सीनियर स्टेडियम, ठीक है। मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, कैसा स्टेडियम है, तो हॉकी स्टेडियम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सीआईएसएफ के जो मुख्य हैं सुबोध कुमार जायसवाल, सुबोध कुमार जायसवाल सीआईएसएफ के मुख्य हैं, उनको बनाया गया है सीबीआई के निदेशक 2 सालों के लिए। सीबीआई के निदेशक बनाया गया है 2 सालों के लिए। तो नया हमारे सीबीआई डायरेक्टर कौन हो गए, सुबोध कुमार जायसवाल। अभी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने अनाउंस किया है 3 वेलफेयर प्रोजेक्ट, 3 कल्याणकारी योजना को लॉन्च की है। लक्ष्मी भंडार प्रोजेक्ट, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड इनिशिएटिव और राशन को होम डिलीवरी करने का स्कीम है दुआरे राशन। ओके, तो ये याद रखना है। मैं इसके लिए एमसीक्यू सबका करवाऊंगा, ये तो हेडलाइन है, मैं इस पर एमसीक्यू कराऊंगा, तो कुछ ऐसे ही आप याद रखिए, दुआरे राशन, क्रेडिट कार्ड और लक्ष्मी भंडार प्रोजेक्ट, ये दोनों महत्वपूर्ण, लक्ष्मी भंडार और दुआरे राशन। तो दुआरे का के टाइप का एक और प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया था वेस्ट बंगाल ने, ध्यान रखिएगा। यूनाइटेड नेशन इज ऑब्जर्विंग इंटरनेशनल वीक ऑफ सोलिडेरिटी विद पीपल ऑफ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी। देखिए अभी हाल में यूनाइटेड नेशन 25 मई से लेकर 21 मई तक एक सप्ताह को ऑर्गेनाइज करेगी, और अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह को, और वो होगा पीपल ऑफ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी, मतलब वहाँ के लोगों के लिए जो जहाँ पर खुद की सरकारें नहीं, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट नहीं है, उन टेरिटरी के लिए, ठीक है, उन टेरिटरी के लोगों के लिए सप्ताह ऑर्गेनाइज करेगी। वहाँ के लोगों को एक मतलब कहने का मतलब कि थोड़ा सा अवेयर उन लोगों से हो सब लोग। तो ऐसे टेरिटरी जहाँ पर अभी अपनी खुद की स्वतंत्र सरकार नहीं है उसे बोलते हैं नॉन सेल्फिंग गवर्निंग टेरिटरी, ध्यान रखिएगा। WHO और 3 अदर इंटरनेशनल बॉडी मिलके एक सेटअप करेंगे, टीम ऑफ एक्सपर्ट, जो हेल्प करेंगे डेवलप करने में एक ग्लोबल प्लान ऑन प्रिवेंटिंग, किस तरह से, स्प्रेड डिजीज फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन, ऐसे बीमारी
जो एनिमल से ह्यूमन की ओर स्प्रेड होता है, तो उन तरह की बीमारियों को रोकने के लिए एक प्लान बनाएगी, जिसके लिए टीम ऑफ एक्सपर्ट सेटअप होने वाला है। इसको हम एमसीक्यू में डालेंगे, महत्वपूर्ण सवाल है। ओके, द नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में स्थापित है। ठीक है, ध्यान रखिए, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में। पहला बात, एक वर्चुअल म्यूजियम स्पेस बना रही है। ठीक है, कैसा बना रही है? वर्चुअल म्यूजियम स्पेस, एकदम वर्चुअल म्यूजियम होगा। अब ये बनाएगी किस तरह, किससे कैसे बनाएगी? तो इसका एक प्रोग्राम है जिसका नाम है नाई मीसा प्रोग्राम 2021 है। इसके थ्रू ही इन चीज़ों को डेवलप करेगी, क्रिएट करेगी वर्चुअल म्यूजियम स्पेस। ठीक है, ये ध्यान रखना चाहिए आपको कि वर्चुअल म्यूजियम कहाँ बनने वाला है, तो ये दिल्ली में बनने वाला है और नाई मीसा प्रोग्राम के तहत बनने वाला है। जो एनजीए में है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है, एक प्रीमियम आर्ट गैलरी है जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर ये चीज़ें हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की बात करें तो प्रहलाद सिंह पटेल अभी हमारे मिनिस्टर हैं इस मिनिस्ट्री के, इसे आपको याद होना चाहिए। आगे चलते हैं। ये सवाल आप देख सकते हो, आज का हमारा पहला एमसीक्यू है। 26 मई 2021 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस वर्चुअल विशाख ग्लोबल सेलिब्रेशन ऑन बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा को एक वर्चुअल बैसाख ग्लोबल सेलिब्रेशन इन्होंने एड्रेस किया है। तो ये इवेंट किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है? यह कार्यक्रम किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, बताना है आपको। देखिए, सवाल बहुत ईजी है। मैंने इस सवाल को इसलिए यहाँ पे डाला कि मुझे यहाँ से कुछ चीज़ें बतानी है, इसलिए मैंने इस सवाल को यहाँ डाला। मुझे इसमें से आपको बुद्धिज्म के बारे में मुझे कुल मिला के इसमें समझाना है। ठीक है, इसलिए मैंने इस सवाल को यहाँ पर डाला। ओके, हालांकि ध्यान रखिए कि बुद्ध पूर्णिमा था 26 मई को, कल था, तो इस पर बैसाख ग्लोबल प्रोग्राम किया गया। बैसाख के दिन ही होता है, बैसाख के दिन बुद्ध पूर्णिमा, तो बैसाख ग्लोबल प्रोग्राम सेलिब्रेशन किया गया। नरेंद्र मोदी ने इसको एड्रेस किया और इसको लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, ध्यान रखिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है। ठीक है, तो संस्कृति मंत्रालय ने लॉन्च किया। ठीक है, और इसके मंत्री मैंने बताया कि मंत्री कौन है इसके, तो इसके मंत्री हैं हमारे प्रहलाद सिंह पटेल है। अब देखिए, ध्यान रखिएगा चीज़ों को। मैं अब बताने वाला हूँ आपको बौद्ध धर्म के बारे में डिटेल से पूरा हर एक चीज़, क्योंकि मुझे इस सवाल को डालने के पीछे यही मकसद था कि मैं आपका हिस्ट्री थोड़ा सा रिविजन करा दूँ। बचपन का नाम सिद्धार्थ था महात्मा बुद्ध का, पहला बात। ओके, इनका जन्म 563 BC में हुआ। कपिल वस्तु, लुम्बिनी के कपिल वस्तु में, तो दोनों नाम याद रखिएगा। ठीक है, 563 BC में इनका जन्म होता है, ध्यान रखिएगा। इसके बारे में अगर हम बात करें तो इनके पहले हम बात करते हैं माता पिता का नाम। इनके पिता का नाम है सुद्धोधन, माता का नाम इनका है महामाया देवी। लेकिन सुद्धोधन है जो शाक के गणराज के एक तरह से शासक हैं, शाक के गणराज के। देखिए, ध्यान रखिए, शाक के ये एक तरह का क्लैन हुआ। ठीक है, एक तरह का ये वंशज हुआ। तो शाक के वंश से संबंधित थे सिद्धार्थ। ठीक है, सवाल बहुत बार आया है कि गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित है, शाक से, तो ये सारा सवाल ये आता रहता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग को याद रखना है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न बहुत बार आते हैं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे महावीर के बारे में, तो बज्जी संघ से संबंधित थे। वो कहते ये चीज आपको याद रखना। देखिए, इनका पालन पोषण, जैसे इनका जन्म के 6 दिन बाद इनकी माता की मृत्यु हो जाती है, तो इनका जो पालन पोषण करती है वो करते हैं इनकी विमाता, मीन्स मौसी होती है। विमाता मीन्स मौसी, गौतमी प्रजापति। ओके, अब इनके मैं बारे में बता दूं। इनका शादी 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह किससे होगा? इनका विवाह होगा आपका, ध्यान रखिएगा, यहाँ से सॉरी यशोधरा से। यशोधरा के बारे में क्या याद रखना है? कोलीय गणराज की कन्या थी। कहाँ की? एक उसमें राज था कोलीय, वहाँ की कन्या थी। कोलीय गणराज की कन्या थी यशोधरा। पुत्र पैदा होगा, उसका नाम है राहुल। सबको छोड़ते हुए 29 वर्ष की अवस्था में
घर त्याग करते हैं। बेसिकली चार ये जब कभी निकलने घूमने निकलते हैं तो बेसिकली चार चीज़ों से प्रभावित होते हैं। अ, जब जाते हैं जब निकलते हैं तो इनको आपको दिखाई पड़ता है, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये सीरियल से सवाल पूछता है। ठीक है, कि पहले कौन दिखाई दिया था, तो ये चीज़ को थोड़ा सा आप याद रखिएगा। ठीक है, बाकी मैंने तो किया ही उस चीज़ में। 29 वर्ष की अवस्था में ये घर छोड़ते हैं। सारथी, इनके सारथी का नाम अगर आप बात करिएगा तो चन्ना था, और घोड़ा का नाम कंथक था। ये सारे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, बहुत बार पूछा है एग्जाम में। ठीक है, फिर ये 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्ति होती है। कहाँ होगी, तो निरंजन नदी तट पर। फिर निरंजन नदी तट पर पीपल वृक्ष के किनारे। कहाँ, उर्वेला, बोध गया का पूरा आधुनिक नाम था। ठीक है, बोध गया का आधुनिक नाम था, बोधि वृक्ष के, ध्यान रखिए बोध गया, पीपल, पीपल को बोधि वृक्ष बोलते हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, इसको बोधि वृक्ष बोल दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इस चीज को ध्यान रखिएगा कि इस जो घर छोड़ने की घटना, जो 29 वर्ष की अवस्था में जो घर छोड़ने की घटना है, मैं इधर लिख दूं, घर छोड़ने की जो घटना, घर त्याग की घटना, इसको हम लोग बोलते हैं महाभिनिष्कर्म। अब देखिए जो ज्ञान प्राप्त हुआ, इस घटना को क्या बोलते हैं, संबोधि। इसने जो प्रथम उपदेश दिया, इन्होंने सारनाथ में दिया था, ऋषिपट्टनम भी उसको बोलते हैं। प्रथम उपदेश में लिखूं सारनाथ या ऋषिपट्टनम बोलते, दोनों एक ही नाम है, ऋषिपट्टनम भी बोलते थे पहले। इस घटना को बोलते हैं धर्मचक्र परिवर्तन। अब अभी करेंट अफेयर पढ़ रहे हैं कंटिन्यू, फिर आपको लग रहा हो कि अचानक हम अभी हिस्ट्री पढ़ाने लगे, तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये सारे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अब देखिए त्रिपिटक संबंधित है किससे, बौद्ध से, ये ध्यान रखें। त्रिपिटक में क्या आता है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, ये बौद्ध ग्रंथ हैं सारे, और अभिधम पिटक। अब मैंने यहाँ पर ये सारा सवाल क्यों डाला, देखिए एक आता है त्रिरत्न, तो त्रिरत्न बेसिकली संबंधित है आपका महावीर से, जैन धर्म से, तो एक कंफ्यूजन नहीं होना। जब रत्न हो तो महावीर से, जैन से, और जब पिटक हो तो ये हमारा बौद्ध से। ठीक है, ये चीज कंफ्यूजन कभी नहीं होना। ओके, ठीक है, तो ये हमें इतना बताना था इनके बारे में। और अगर हम बुद्धिस्ट काउंसिल की बात कर ले, तो मैं इसके लिए मैं एक ट्रिक दूंगा बुद्धिस्ट काउंसिल के लिए, कि आपके सारे बुद्धिस्ट काउंसिल जो है सारे याद हैं। ठीक है, इसके लिए मैं एक ट्रिक दूंगा, ध्यान रखिएगा। बुद्धिस्ट काउंसिल, पहला बुद्धिस्ट काउंसिल जब 483 में इनका मृत्यु होता है, ध्यान रखिएगा। मैं बताऊंगा अभी, मैं इधर लिखता हूँ। 483 में इनका मृत्यु होगा कुशीनगर में, देवरिया यूपी, देवरिया यूपी में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जन्म नेपाल में हुआ और मृत्यु इनका यूपी में हुआ। 483, ये सारे बीसी हैं, बिफोर क्राइस्ट का टाइम है, ध्यान रखिएगा। 483 बीसी में, ध्यान रखिएगा, पहला बुद्धिस्ट काउंसिल होता है। तो इनके जो, मैं यहाँ पे लिख दूँ पहले, ये है प्लेस, ये इनके हैं शासक कौन उस समय रहे हैं, और ये उसके उसमें कौन प्रेसिडेंट रहे, मतलब कौन अध्यक्ष रहे उस बुद्धिस्ट काउंसिल का। ठीक है, तो पहला होता है राजगीर, शासक है यहाँ पे अजात शत्रु, और प्रेसिडेंट है यहाँ पे महाकश्यप राम। सेकंड, फिर तुरंत 100 सालों बाद वैशाली में होगा, शासक रहेंगे कालाशोक, और प्रेसिडेंट रहेंगे सबा कामिर, VKS। तीसरा होता है 2500, मतलब 250 BC में पाटलिपुत्रा में शासक अशोक हैं, और मोगलीपुत्तुस इसमें यहाँ पे प्रेसिडेंट। ठीक है, पहला होता है फर्स्ट सेंचुरी में, ध्यान के फर्स्ट सेंचुरी में होता है। ठीक है, मतलब ये ध्यान के फर्स्ट सेंचुरी में होता है BC में, कनिष्क के टाइम में होता है। ये होता है आपका कश्मीर में कनिष्क के टाइम में, और मतलब कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के टाइम में, और इसी में होते हैं जो हेड होते हैं वसुमित्र। ठीक है, सॉरी वसुमित्र, नॉट SV मुझे लिखना है। ओके,
ओके, ये हो गया हमारा वसुमित। तो ये आपको याद रखना है कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ें जो अगर आप याद रखते हैं तो एक भी सवाल यहाँ से नहीं छूटने का चांसेस है। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। इस सवाल पे मैंने कुछ ज़्यादा टाइम दे दिया। अभी नॉर्दर्न रेलवे ने ऑर्डर किया है सस्पेंशन ऑफ रेसलर आफ्टर ही वाज अरेस्टेड बाय दिल्ली पुलिस इन मर्डर केस। अभी बहुत ज़्यादा न्यूज में है। एक बहुत ही फेमस रेसलर जिन्होंने ओलंपिक में पदक, कॉमनवेल्थ में पदक, ओके, और उनको अभी सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि वो नॉर्दर्न रेलवे ने क्यों सस्पेंड किया कि नॉर्दर्न रेलवे में वो एज ए कमर्शियल सीनियर कमर्शियल मैनेजर की तरह से वो काम कर रहे थे। ठीक है, हालांकि रेलवे बहुत सारे स्पोर्ट कोटा से लोगों को जॉब ऑफर करते हैं, तो इसी तरह से ये थे भाई सुशील कुमार। सुशील कुमार का नाम आपने सुना होगा, जिन पे इनके साथी खिलाड़ी, ध्यान रखिएगा, इनके साथी खिलाड़ी के मर्डर का आरोप है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सुशील कुमार पर तो इनको अभी हाल में जब ये सारी चीज़ें इनको जब दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया तो अभी इनको नॉर्दर्न रेलवे ने क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया। ठीक है, सस्पेंड होना मतलब कहने कुछ दिनों तक। ठीक है, अभी मतलब कहने निलंबन नहीं किया, सस्पेंड किया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इनके बारे में अगर हम याद रखें, हम लोग को क्या याद रखना, हम लोग को याद रखना सुशील कुमार के बारे में क्या कि इन्होंने ओलंपिक में मेडल क्या लिया। अभी सारे जो भी चीज़ें हैं अभी ध्यान रखिएगा, प्रूव नहीं हुआ इनकी मेडल इन्होंने किया, बट जब प्रूव हो जाएगा तो भी आगे हम चीज़ों को देखेंगे। ओलंपिक मेडल में अगर आप ध्यान रखेगा तो लंदन ओलंपिक 2012, ओके, सिल्वर। बीजिंग ओलंपिक 2008। दूसरे ऐसे ये रेसलर बने थे जिन्होंने कि इंडिया के लिए 52 सालों के बाद ये ब्रॉन्ज मेडल लाए थे 2008 में। उससे पहले 52 साल पहले ब्रॉन्ज मेडल आया था। ठीक है, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। 1956 में पहली बार इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल मिला था, उसके बाद 2008 में इन्होंने लाया था। तो बहुत ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इनको मिला है 2009 में। ठीक है, अर्जुन अवार्ड भी मिला है इनको, ध्यान रखेगा। ये सारे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मैंने आपको बता दिया। कॉमनवेल्थ गेम में कंटिन्यूअस 3 बार गोल्ड लाए हैं, ये ध्यान रखिएगा। कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने कंटिन्यूअस 3 बार जीते हैं। तो ये सारे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको याद रखना है सुशील कुमार के बारे में। ठीक है, तो ये सारे सवाल पूछ सकता है क्योंकि अभी जब न्यूज बहुत ज्यादा मतलब कहने का मतलब कि चर्चा में है, तो पूछ सकता है कि सुशील कुमार ने पहली बार ओलंपिक मेडल कब लाया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें। अब देखिए इसमें आप ध्यान रखिएगा, विनेश फोगाट है, और बाकी हमें और भी चीज़ों पर चर्चा नहीं करना है, किसका मर्डर हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि वो सारे चीज़ें जो आप देखते होंगे, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं इन चीज़ पे ही चर्चा हो रहा है। ठीक है, उनको कोई भी बहुत सारे करंट अफेयर चैनल ऐसे चैनल हैं जिनके पास अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं, बट उनको फालतू बातें करने हैं। ऐसे ऐसे करंट अफेयर वो बता रहे हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं, दिन भर एक मुद्दा उठा लिए हैं, जैसे कि अभी इजराइल फिलिस्तीन का मुद्दा है। अब अरे जो स्टूडेंट के लिए जो फायदा हो उन चीज़ों को बताया जाए। अब उस पर इतना ज़्यादा 50 वीडियो लगता है, 10-10 वीडियो, एक चैनल 10-10 वीडियो ला रहे हैं, तो क्या फ़ायदा उसको देखने से। लोग कहीं ना कहीं उसी टॉपिक पे फंस जाएंगे, तो ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब देखिए विनेश फोगाट के बारे में समझिए। विनेश फोगाट भी रेसलर महिला है, और इनके बारे में अगर हम जानेंगे तो इन्होंने अभी 2021 का जो हुआ था आउटस्टैंडिंग यूक्रेन रेसलर कोच मेमोरियल टूर्नामेंट। ठीक है, तो अभी यूक्रेन में एक टूर्नामेंट हुआ है, विनेश फोगाट इसमें गोल्ड। ओके, 2021 में एक और हुआ टूर्नामेंट, मैटियो पेलिकॉन सीरीज। मैटियो, मैं इसको बार बार क्यों बता रहा हूँ, मैंने एक बार और बताया इस सवाल को। ठीक है, मैटियो पेलिकॉन सीरीज, इसमें भी इन्होंने क्या किया, गोल्ड। देख सकते हैं, तो ये विनेश फोगाट हमेशा गोल्ड ही ला रही है, ध्यान रखिएगा। और इस बार ये टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए भी ये क्वालिफाई कर गई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए 8 रेसलर क्वालिफाई कर चुके हैं ऑलरेडी। 4 महिलाएं हैं, 4 पुरुष हैं। ठीक है, जो ओलंपिक के लिए, टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, इतना ही हमें जानना था इसमें, और हमें इसमें ज़्यादा दिमाग हमें नहीं लगाना था। ठीक है, अब देखिए ये सवाल थोड़ा सा अगर हम बात करें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम याद रखना है। विनर है टेम्पलेटन प्राइज का।
इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हर वर्क ऑन एनिमल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमैनिटी। ध्यान रखिएगा जो कि पशु बुद्धि और पशु के मानवता के ऊपर जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है, उनके लिए इनको टेम्पलेटन प्राइज मिला है। टेम्पलेटन प्राइज की बात करें तो वन ऑफ द हाईएस्ट, बहुत इसमें बहुत ज़्यादा पैसा देख सकते हैं ना, 1.1 मिलियन यूरो है इसका। तो बहुत ही ध्यान रखिएगा। तो ये उन लोगों को मिलता है जो साइंस के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा डीप स्टडी करे, उनको मिलता है, ध्यान रखिएगा। तो हमें ध्यान बस ये रखना कि इस बार मिला है जेन गुडॉल को, एक महिला हैं जो कि प्राइमेटोलॉजिस्ट हैं। प्राइमेटोलॉजिस्ट मतलब होती हैं वैसे लोग जो प्राइमेट पर स्टडी करें, प्राइमेट के को ध्यान रखिएगा, उन पर स्टडी करेगा, उनके देखभाल करेगी, उनका कंजर्वेशन करेगा, तो वो होते हैं प्राइमेटोलॉजिस्ट। प्राइमेट मतलब क्या होता है, जो जैसे कि इसमें गोरिल्ला आते हैं, ओरेंगुटन्स होते हैं, चिंपांजी होते हैं, मतलब आप समझ सकते हैं जो लंगूर उंगूर के प्रजाति है वो प्राइमेट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो इन पे जो अध्ययन करता है वो कहलाते हैं प्राइमेट। तो ये प्राइमेटोलॉजिस्ट थे, इनको जेन गुडॉल के सर कौन सा प्राइज मिला भाई, टेम्पलेटन प्राइज इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हर वर्क ऑन एनिमल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमैनिटी। अब ये देख सकते हैं अवार्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग, किसके लिए मिलता है प्राइज, तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें मुझे बताना था। देखिए मैंने इस सवाल को इसलिए डाला था क्योंकि मुझे ये सब आपको याद करवाना है। मैं जब भी सवाल के जब भी ऑप्शन आपको एकदम डिफरेंट लगे तो समझिए कि मुझे इसमें मैं कुछ चीज़ें याद करवाना चाहता हूँ, ध्यान रखिएगा। अब वो सारे चीज़ें क्या हैं जो मैं आपको बता दूँ, चीज़ों को ध्यान रखिएगा। देखिए अरुंधति सुब्रमण्यम साहित्य अकादमी अवार्ड, मैं इसको इतना बार, कम से कम 20 बार तो मैंने इस चीज़ को मैं बता दिया हूँ साहित्य अकादमी अवार्ड के बारे में, क्या आप गलत नहीं कर पाइएगा। साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर इंग्लिश, इनका किताब का नाम है व्हेन गॉड इज ट्रेवलर। साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर 2020, ध्यान रखिए किसके लिए, 2020 के लिए। ओके अब देखिए अनामिका के बारे में आप देख लीजिए, ये क्या है, इनको मिला भैया हिंदी में। इनका किताब क्या है, टोकरी में दिगंत तेरी गाथा, ठीक है, पूरा मैं नाम नहीं लिखूंगा। एम वीरप्पा मोली ये सांसद भी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, पोएट भी हैं, इन्हें मिला कन्नड़ में। बाहुबली, अहिंसा, दिग्विजयम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने 3 चीज आपको मैंने यहाँ पे याद करवा दिया। कोई भी एक न एक सवाल तो साहित्य अकादमी से इस बार आने वाला है, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड ये है, तो सेकंड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है आफ्टर ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। यूनाइटेड स्टेट नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने प्लानिंग किया है कि हम चंद्रमा पर 2023 में हम रोवर भेजेंगे, और वो रोवर चंद्रमा के अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल की बात करें, साउथ पोल जो कि हमेशा ध्यान रखिए कि जिस पे अंधेरा रहता है, और हम यहाँ पे क्या खोजेंगे, आइस या वाटर, ठीक है। 2023 में चंद्रमा पर 2022 में ये रोवर भेजने वाली है, सॉरी 2022 में ये और चीज भेजने वाली है नासा, क्या भेजने वाली है, तो डोज 1 मिशन, ठीक है, ध्यान रखिए डोज 1 मिशन भेजने वाली है नासा। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। मून, ये भी लूनर मिशन है, मतलब चंद्रमा पर भेजने वाली है। अभी हाल में इन्होंने नासा ने प्रिजर्वेंस रोवर भेजी है, कहाँ पे भैया, मार्स के ऊपर। साथ में इसके इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर भी भेजा है, जिसमें बहुत सारे कैमरा वैमरा लगे हैं। ओके जिरोंग देखिए, ये मार्स रोवर, ये भी मार्स पे भेजा गया रोवर है चाइना के द्वारा, एलोंग विद द मिशन तियानवेन फर्स्ट, ये चाइना का मार्स मिशन है। बच गया कौन, बच गया वाइपर। तो वाइपर रोवर है, इसको भेजा जाएगा चंद्रमा पर भैया, पानी वानी पता लगाओ, बर्फ पता लगाओ, ये सारे काम किसका है, तो ये वाइपर रोवर का नासा के द्वारा भेजा जाएगा 2023 में। महत्वपूर्ण सवाल है, आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। अभी हाल में ही एक्जियम के साथ नासा ने
कोलैबोरेशन किया है। एक्जियम एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी जो कि अपने स्पेस में भेजेगी, अपने एस्ट्रोनॉट को, ऐसे ही मतलब अध्ययन करने के लिए। तो एक्जियम के साथ इनका मिशन का नाम है AX-1। डोजोन मिशन स्पेस एक्स कंपनी है, उसके फाल्कन 9 रॉकेट साथ जाएगी, फाल्कन 9 रॉकेट। ठीक है, फाल्कन 9 रॉकेट का रिकॉर्ड है 143 सैटेलाइट एक बार, 143 सैटेलाइट एक बार फाल्कन 9 रॉकेट। ठीक है, इंडिया का PSLV C-37। ओके, टू कर्ब द केस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, विच मिनिस्ट्री टू इट सेट अप वन स्टॉप सेंटर इन 10 मिशन अक्रॉस 9 कंट्री। वन स्टॉप सेंटर होगा, जो एक तरह का सेंटर बनेगा जहां पर महिलाओं को अगर कोई वायलेंस होता तो महिलाओं को हेल्प प्रोवाइड करेगा। पहले ऑलरेडी इंडिया में से चल रहे हैं वन स्टॉप सेंटर्स, तो इसके बारे में है। ये अभी 9 देशों में होगी, शामिल 9 देशों में इसका स्थापित करने वाला है। ये मंत्रालय तो करेगा, आपको पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें ज़्यादा कुछ याद रखना है नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यही करेगी, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये जो सेटअप करेगी, ये ऑपरेट करेगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। ठीक है, और ये 9 देशों में कहाँ कहाँ होने वाली है देख लीजिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आपको ध्यान रखना है। कुवैत में, ओमान में, बहरीन में, UAE में, ये देख सकते हैं अरब कंट्री है। फिर कनाडा हो गया, फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया, एंड सिंगापुर 2 होंगे सऊदी अरबिया में, और 300 OSC जो हैं वन स्टॉप सेंटर हैं जो इंडिया में स्थापित होंगे। वन स्टॉप सेंटर क्या होता है? ये एक तरह का सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, मतलब केंद्र के द्वारा है, जिसे निर्भया फंड के द्वारा सारे फंडेड किया जाता है। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था MWCD के द्वारा, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। इसका काम है कि जो महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होता है उन चीज़ों को रोकना, उन चीज़ों को देखना। और ये जो लॉन्च हुआ था एक तरह से नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन और इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोजना, इन दोनों योजना के अंदर ही चीज़ों को लॉन्च किया गया था। ये सेंटर प्रोवाइड करती है, एक सपोर्ट कर महिलाओं को, असिस्टेंट महिलाओं को प्रोवाइड करती है, जो महिलाएं वायलेंस के द्वारा कहीं भी निजी जगहों पे या तो फिर पब्लिक जगहों पे जिनको हिंसा से झेलना पड़ता है। ठीक है, तो वन स्टॉप सेंटर ये है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी ऑलरेडी वन स्टॉप सेंटर अगर हम बात करेंगे तो इंडिया में 701 वन स्टॉप सेंटर 2015 से, सिंस 2015 701 वन स्टॉप सेंटर काम कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत सारे महिलाओं को हेल्प भी किया है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, ये सारे स्टेट में ऑलरेडी 35 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी में ऑलरेडी ये वर्क करे। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अभी मैंने बताया सुबोध कुमार जायसवाल को बनाया गया है CBI का चीफ, CBI का डायरेक्टर। तो अभी CBI पे संबंधित ये सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण, मैंने बनाया है इस सवाल को। CBI का स्थापना जो हुआ था संथानामन कमेटी पर हुआ था, क्या बता रहे हैं आपको, करप्शन को रोकने के लिए 1962-64 के टाइम में। CBI एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, क्योंकि इसको पावर मिलता है दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट से। CBI जो आती है, इनका जो प्रशासन जो आता है वो आता है DOPT के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। तो आपको बताना इनमें से कौन सही है, नहीं। तो भाई सही है कि इनका स्थापना 1963 में हुआ था संथानामन कमेटी की सिफारिश पर, पहला बात सही है। ये स्टैट्यूटरी बॉडी किसको बोलते हैं? देखिए, एक होता है कंस्टिट्यूशनल बॉडी, तो जो जिसका संविधान में उल्लेख है, जैसे CAG का, तो वो हो गया संवैधानिक बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि संविधान में किसी संविधान में किसी एक्ट के थ्रू, संविधान में किसी संशोधन के थ्रू बना है, किसी एक्ट के थ्रू बना है, वो होता है स्टैट्यूटरी बॉडी। लेकिन ये किसी एक्ट के थ्रू नहीं बना, इसका जो निर्माण, इसको जो पावर मिलता है वो होता है दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट। ठीक है, दिल्ली जो राज्य का एक स्पेशल पुलिस एक्ट है, उसके तरह के थ्रू इसको पावर मिलता है। तो एडिट स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। ठीक है, ये भी सही भाई। CBI को सारा जो कंट्रोल आता है, ये सारा कंट्रोल आता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन एंड ट्रेनिंग DOPT के अंदर। ठीक है, ये चीज आप लोग को ध्यान रखना। ठीक है, हालांकि पहले गृह मंत्रालय के अंदर था, लेकिन ये सारी चीजें इसके अंदर में है, स्टार्टिंग में था वो। तो 1, 2, 3 ये दोनों करेक्ट हैं, इस सवाल को ध्यान रखिएगा। अभी इसके डायरेक्टर कौन बने हैं? सुबोध कुमार जायसवाल, 2 साल के लिए, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, CBI का जो मेन वाक्य है, इंडस्ट्री इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी। ठीक, इंटीग्रिटी
अब देखिए कुछ हमारा फिजिक्स बायो और केमिस्ट्री करेंगे। ए पार्टिकल हैविंग एटलीस्ट वन डायमेंशन लेस देन 10⁻⁷ मीटर। देखिए ऐसे पार्टिकल जिसका इतना कम डायमेंशन हो उसको क्या बोलते हैं? देखिए मिली क्या बोलते हैं? 10⁻³ को 10⁻³ मीटर जिसका डायमेंशन उसको बोलते हैं मिली पार्टिकल। मिली होता है, फिर माइक्रो होता है जिसका 10⁻⁻⁶, फिर नैनो होता है 10⁻⁹। देखिए जो नैनो पार्टिकल होते हैं एक्चुअली 10⁻⁹ से लेते हैं, अगर हम बात करें 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर तक इनका रेंज होता है। ठीक है, तो 100 नैनोमीटर कहेंगे तो कहने का 10⁻⁻, ध्यान रखिएगा, ओके, ये इनका रेंज है नैनो पार्टिकल का, 10⁻⁷ से लेकर 10⁻⁹। तो ये आपको याद रखना, ये क्या है? नैनो पार्टिकल है। क्या है ये? नैनो पार्टिकल। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं। हाउ मच इन वन बैरल ऑफ ऑयल एक्सपेरिमेंटली इक्वल? एक बैरल में 159 लीटर होता है, बस इतना हमें समझाना था, कुछ भी नहीं। ठीक है, सारे सवाल पूछे जा चुके हैं इसलिए मैंने डाला। प्रकृति में पाए जाने वाले जैविक गुणों के अध्ययन के लिए देखिए, ध्यान रखिएगा, ये है स्टडी ऑफ प्रॉपर्टी एंड मेथड ऑफ बायोलॉजिकल फाउंड इन द नेचर एंड यूज ऑफ दिस नॉलेज इन मैकेनिकल वर्क। देखिए जो भी हमारे प्रकृति में जो भी जैविक गुण पाए जाते हैं उनको उनके थ्रू हम मैकेनिकल काम करें, उसको नॉलेज को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बायोनिक्स। जैसे कि एक रोबोट बना दिए तो आदमी की तरह काम करता है, तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी की तरह अगर कोई मैकेनिकल में इन चीज़ों का इस्तेमाल करे उसको बोलते हैं वायनिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायनिक्स बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये सवाल एग्जाम में आ चुका है। वो साइंस जिसमें हम ह्यूमन स्पीसीज को इम्प्रूव करते हैं बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो अगर हम एक मनुष्य के एक प्रजाति को कुछ उसमें सुधार लाएं, ठीक है, एक ज़्यादा डेवलप हम आगे बनाएं, तो उस तरह के इंजीनियरिंग को बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। उसको बोलते हैं यूजेनिक। क्या बोलते हैं? यूजेनिक। यू का मतलब होता है नया, तो यूजेनिक क्या होता है? यूजेनिक। ठीक है, या मतलब जिसमें हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम लोगों के बिहेवियर, लोगों के चीज़ों में मतलब इम्प्रूव करें, ह्यूमन स्पीसीज को हम लोग इम्प्रूव करते हैं, उसको बोलते हैं यूजेनिक। ठीक है, अब देखिए इसमें इथेनोलॉजी है जो बिहेवियर के अकॉर्डिंग मतलब एनिमल बिहेवियर, ये सारी चीज़ों को देखता है। ठीक है, एनिमल बिहेवियर ऑफ एनिमल, कल्चर ऑफ एनिमल, इन चीज़ों को इसमें पढ़ते हैं इथेनोलॉजी में। हमारे यूजेनिक हो गया। आगे चलते हैं। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कौन है? तो ये फ्रेंच के साइंटिस्ट हैं एंटोनी लेवोजियर। ये ध्यान रखिएगा। ओके, व्हाट इज द मास ऑफ एन एलिमेंट विच कंटेन 18 इलेक्ट्रॉन एंड 20 न्यूट्रॉन? यानी कि मास नंबर डिनोट किया था ए से, डेट इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। जितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस में होगा मास नंबर। लेकिन यहाँ पे हमको क्या दिया है? इलेक्ट्रॉन दिया। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक न्यूट्रल आइटम में इक्वल होता है, जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना प्रोटॉन रहेगा। इलेक्ट्रॉन कितना है? 20 है, 18 है, और न्यूट्रॉन हमारा 20 है, तो कितना हो जाएगा मास नंबर? 38। इस तरह के सवाल बीपीएससी ने ऑलरेडी 2-3 बार पूछ दिया। ठीक है, तो ये सवाल आपको महत्वपूर्ण बनता है। कुछ मैं चैप्टर बाय चीज़ों कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं देखिए मैं फिजिक्स में मैंने यूनिट किया, यूनिट के बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर में आया हूँ। इस तरह से मैं चैप्टर बाय एमसीक्यू कर रहा हूँ रोज 2-3 इस तरह से, और तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है, सबको आपको याद रखना। ठीक है, तो आज हमने सब कुछ हमने कर लिया। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट सेशन में कल के करेंट अफेयर में। चलिए सेशन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।